ओके, दिसतंय तुम्हाला आता? व्हिडिओ हो ऑन सर. करा. हो, ठीक आहे. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट symptoms of malaria. Next heading there. ओके, सिम्टम्स. तो हम कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया किसको मलेरिया है किसको नहीं है? तो उसके सिम्टम्स हम देखेंगे अभी. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कोई बता सकता है? बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं. Symptoms of cold. Fever. fever, it is a very common symptom. Fever आता है. Then Cold. हाँ, Cold. ठंडी, Weakness. वीकनेस. ओके, और Loss of appetite. Vomiting. हा का? सगळं तुम्हाला जेवढे माहिती आहे सगळं सांगून द्या. वॉमिटिंग, डायरिया, अजून काही असेल तर सांगा. ओके, राइट डाउन symptoms of malaria. Okay, first one is high fever. fever जास्त ताप येतो. शिवरिंग, शिवरिंग म्हणजे थंडी वाजणे, अंगावर काटा येतो, त्याला शिवरिंग म्हणतो आपण. हेडेक. ओके, वीकनेस एक्सेट्रा. मेन तर फीवर आहे, दुसरं काही नाही त्याच्यामध्ये. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कैरेक्टरिस्टिक कब हमें देखने को मिलते हैं? जब ह्यूमन बीइंग में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की. प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है 2 फेजेस में. सेक्सुअल फेज इज कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. असेक्सुअल फेज इज कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो जब कभी भी ह्यूमन बीइंग में असेक्सुअल फेज खत्म हो जाती है, असेक्सुअल फेज में भी एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज और इरिथ्रोसाइटिक फेज. जब इरिथ्रोसाइट डैमेज होने लगते, आरबीसी डैमेज होने लगते, तब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, मतलब मलेरिया का मच्छर हमें काटने के बाद तुरंत बाद, मतलब आज शाम को अगर मच्छर हमें काटा तो कल सिम्टम्स दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होगा. तो आज मच्छर कहीं पर काटेगा, 3-4 दिन के बाद हमें सिम्टम्स दिखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इस पीरियड को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में आपको पता होगा कि जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं लैब में, ओके, तो सबसे पहले कल्चर मीडिया बनाते हैं. कल्चर मीडिया में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं और फिर उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं उस इंक्यूबेटर में. और फिर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम जाकर चेक करते हैं कि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो हुई है या नहीं. ऐसा ही हम दही भी बनाते हैं. दही भी हम जब कभी भी दही में भी उसको क्या कहते हैं, अभी मराठी में उसको विरजन कहते हैं, तो कल्चर कहेंगे हम, हिंदी में मुझे नहीं पता, तो इंग्लिश में कल्चर कहते हैं. तो जो कल्चर हम ऐड करते हैं उस दूध में और या फिर जो भी है क्रीम में, और फिर जाकर 1-2 दिन के बाद हमें दही मिलता है. तो उसी तरह से वो जो पीरियड है, वो पीरियड लगता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए. दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग होता है. जनरली बैक्टीरिया को ज्यादा देर लगती है मल्टीप्लाई होने में और इफेक्ट दिखाने के लिए. वायरस जल्दी मल्टीप्लाई होता है.
वायरस अगर बॉडी में चला जाए तो हो सकता है कुछ ऐसे वायरस है 1-2 घंटे में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो वायरस का इंक्यूबेशन सबसे ज्यादा होता है, बैक्टीरिया का उससे कम होता है, और फंगस का सबसे कम होता है। फंगस बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है, और इसी वजह से वो जो इन्फेक्शन है कब हमारे बॉडी में बढ़ता है हमें समझ में भी नहीं आता, बहुत ही धीरे धीरे वो ग्रो होता है। ओके, तो इस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं मलेरिया के, जिसमें हाई फीवर, शिवरिंग, शिवरिंग मतलब ठंडी बजती है, हेडेक वगैरह, वीकनेस, ये सारे हमें दिखने लगते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट सिम्टम्स जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने लिखा मलेरिया का तो उसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा अभी टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एंटी मलेरियल एजेंट। ओके, डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो। कोई बता सकता है मुझे क्या डेफिनेशन होगी एंटी मलेरियल एजेंट की? The agent or the drug which is used in treatment of malaria. Okay, very good. The drugs or agents which are used in treatment of malaria are called as anti-malarial agent. Okay, तो हर एक डेफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हो। PC2 का आधा जो प्रिपरेशन है आप मन से कर सकते हो। PC2 में कुछ भी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सकते हो आप, स्टेबिलिटी स्टोरेज बना सकते हो, उसके बाद यूजेस बना सकते हो, जो चैप्टर का नेम है वही जनरली यूज होता है उतना तो आप लिख ही सकते हो। ओके, उसके बाद आप प्रिपरेशन लिख सकते हो। प्रिपरेशन आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकती है, सिरप हो सकता है, क्या है, कॉमन सेंस थोड़ा लगा सकते हो, ब्रांड नेम बना सकते हो, कुछ भी नहीं बचता है। सिर्फ आपको PC2 में किसके ऊपर फोकस करना है, मैं बार बार कहता हूँ आपको, स्ट्रक्चर, IUPAC नेम एंड क्लासिफिकेशन, तीन चीजें आप अच्छे से कर लो, बाकी सब कुछ आप खुद से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन आपका अच्छे से आपको आते हैं सब कुछ, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ड्रग किस क्लास में आता है, कौन से चैप्टर में आता है, तो अल्टीमेटली आपके यूजेस सारे उसमें ही कवर हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। हम जनरली केमिकल बेसिस का ही क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, दैट इज क्विनोलिन डेरिवेटिव। सबसे पहले तो हम यही देते हैं, क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम देख चुके हैं, व्हाट इज क्विनोलिन। ओके, तो क्विनोलिन के डेरिवेटिव हम इसमें देखेंगे। क्विनोलिन डेरिवेटिव में सबसे पहले आता है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स जो डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं, इसमें एग्जांपल है क्विनिन अल्कलॉइड। एग्जांपल इज क्विनिन अल्कलॉइड, जो कौन से प्लांट में मिलता है क्विनिन अल्कलॉइड, कोई बता सकता है? कोग्नोसी में पढ़ा है आपने क्विनिन अल्कलॉइड? Gum. सिंकोना इस प्लांट में मिलता है वो। ओके, नेक्स्ट इज 4-अमाइनोक्विनोलिन। ये नेचुरल था, ये हम क्या करते हैं लैब में बनाते हैं। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसके 4th पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा दो। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपके पास है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने देखा था, उसकी नंबरिंग पूरी हमने देखी थी। उसके सिर्फ 4थे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा दिया तो हो गया हमारा 4-अमाइनोक्विनोलिन। ओके, 4-अमाइनोक्विनोलिन डेरिवेटिव। इसमें एग्जाम्पल आता है सबसे important drug of choice, that is chloroquine. Chloroquine, it is 4-aminoquinolin derivative. And second is amodiaquine. Amodiaquine. ओके, दो एग्जांपल इसमें आते हैं 4-अमाइनोक्विनोलिन में। तीसरा क्विनोलिन डेरिवेटिव में 4-अमाइनो की जगह अगर आप 8 पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगाओ तो दूसरा क्लास मिलता है हमें 4-अमाइनोक्विनोलिन्स। ओके, 4-अमाइनोक्विनोलिन में दो एग्जांपल है, क्लोरोक्विन, अमोडायाक्विन। 8-अमाइनोक्विनोलिन में एक ही एग्जांपल है, प्राइमाक्विन। ओके, प्राइमाक्विन। तो क्लोरोक्विन से अगर किसी को साइड इफेक्ट होते हैं, किसी के मतलब सबसे पहले तो हम क्लोरोक्विन देकर देखेंगे। अगर इससे किसी को दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो हम क्या करेंगे, प्राइमाक्विन देंगे। ओके, प्राइमाक्विन इज सेकेंडरी एजेंट, या फिर सेकंड लाइन एजेंट कहेंगे उसको हम। फर्स्ट लाइन एजेंट इज क्लोरोक्विन, सेकंड लाइन एजेंट इज प्राइमाक्विन।
ओके, तो दिस इज अबाउट क्विनोलिन डेरिवेटिव, ये क्लास आपने लिख लिया। सेकंड इज एक्रिडिन डेरिवेटिव्स और एक्रिडिन्स, सेकंड क्लास इज एक्रिडिन्स। तो जो भी बाकी हम ड्रग देखेंगे दीज आर सेकेंडरी ड्रग्स। सबसे पहले तो हम क्लोरोक्विन ही देंगे। एक्रिडिन्स में आता है मेपाक्रीन, एक्रिडिन डेरिवेटिव में आता है एग्जांपल मेपाक्रीन। ओके, मेपाक्रीन के बाद नेक्स्ट क्लास बायगोनाइड डेरिवेटिव, तीसरा बायगोनाइड। दो गोनिन मॉलिक्यूल, गोनिन के बारे में हम देख चुके ऑलरेडी, दो गोनिन मॉलिक्यूल एक साथ अगर जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं बायगोनाइड्स। ओके, बायगोनाइड भी शायद हमने कहीं पर देखा है। बायगोनाइड उसका एग्जांपल है प्रोगोनिल, प्रोगोनिल। ओके, एग्जांपल इज प्रोगोनिल। नेक्स्ट, प्रोगोनिल के बाद आता है पिरिमिडीन डेरिवेटिव। पिरिमिडीन भी आपको पता है, पिरिमिडीन डेरिवेटिव, इसमें एग्जांपल आता है पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन। ओके, पायरी PYRIMETHAMINE, पायरीमिथामाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सल्फोनामाइड्स, हम कुछ यूज करते हैं इसमें, सल्फोनामाइड्स। एग्जांपल सल्फोनामाइड का इसमें आता है ट्राइमिथो, सॉरी ट्राइमिथोप्रिम, प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल। एंड मिसलेनियस में आता है ट्राइमिथोप्रिम, ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम हमने कहीं और भी पढ़ा है। सल्फोनामाइड में ट्राइमिथोप्रिम अगर सल्फा मिथोक्साजोल के साथ हम देते हैं तो सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम इज इक्वल टू कोट्रिम ऑक्साजोल। ये हमने देखा था, कोट्रिम ऑक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। ओके, कितना रेशो होता है कोई बता सकता है सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कोट्रिम ऑक्साजोल में रेशो कितना होता है? 3:1, 3:1 या फिर 4:1? 3:1 है। 3:1। देखो जरा, सल्फोनामाइड चैप्टर है क्या आपके पास अवेलेबल? नोट्स में देखो, सल्फोनामाइड चैप्टर निकालो, उसमें निकालो कोट्रिम ऑक्साजोल। सर नहीं, 5:1 है। ओके, 3 है का 5 है का 4 है? 5:1। ऐसे ही एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं और आपकी एमसीक्यू पैटर्न में ही एग्जाम होगी, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जनरली जो भी बैकलॉग है आपकी भी एग्जाम होने वाली है एमसीक्यू में, इसलिए मैं आपको आपके साथ सारे नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ एनएसबीटी के कि किस तरह से एग्जाम होती है उनकी। अभी जो सेकंड ईयर की एग्जाम दे रहे हैं वो कैसे एग्जाम दे रहे हैं, तो सारा पैटर्न देख लो। मैक्सिमम शायद आपकी भी एमसीक्यू टाइप ही होने वाली है। बैकलॉग की तो 100% एमसीक्यू ही होगी, लेकिन आपकी जो रेगुलर सेकंड ईयर की होगी नेक्स्ट समर में, वो भी शायद एमसीक्यू पैटर्न में ही हो सकती है। तो इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन है उसको की पॉइंट समझो, ये रेशो वगैरह, ब्रांड नेम्स, ये यही उसमें पूछने वाली बात होती है। कभी कभी पूछते हैं कि उसमें आपको आईयूपीएसी नेम पूछते, आईयूपीएसी नेम देते और फिर ड्रग का नाम पूछते। कभी कभी ड्रग का नाम देते तो आईयूपीएसी नेम पूछते।
तो इस तरह से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट। एंटी मलेरियल एजेंट में मेनली 6 क्लास आते हैं। सबसे पहला क्लास हमने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज क्विनोलिन डेरिवेटिव, जिसमें 3 क्लास आते हैं अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स में आता है क्विनिन, फिर आता है 4 अमाइनो क्विनोलिन, उसमें आता है क्लोरोक्विन एंड अमोडायाक्विन, फिर आता है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, उसमें आता है प्राइमाक्विन। ओके, नेक्स्ट क्लास इज एक्रेडिन, उसमें नेफाक्रिन। बायगोनाइड, उसमें आता है प्रोगोनिल। पायरिमिडिन डेरिवेटिव, उसमें आता है पायरिमिथामाइन, सल्फोनामाइड्स, प्रोटोसिल एंड मिसलेनियस में आता है ट्राइमिथोप्रिन। ट्राइमिथोप्रिन उसके बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कोट्रीमाक्साजोल में, तो वही अकाउंट आपने यहाँ पर लिखा तो भी चलेगा, कोट्रीमाक्साजोल का अकाउंट। ओके, वो लिखा तो भी चलेगा, तो अलग से, क्योंकि इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन तो वही रहेंगे। ट्राइमिथोप्रिन हम कभी सेपरेट नहीं मिलता है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में मिलता है। ओके, सल्फामेथोक्साजोल के साथ, तो कोट्रीमाक्साजोल के फॉर्म में आपको मिलेगा मार्केट में। तो प्रिपरेशन जो हमने कोट्रीमाक्साजोल में दिखा है वही अकाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो अलग से हम यहाँ पर इसकी स्टडी नहीं करने वाले। ओके, तो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। अगर बीच में हमारा बंद हो जाता है, क्लास बंद हो जाता है, तो रिज्वाइन कर लो। अकाउंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे क्विनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्विनिन अल्कोलाइड में जो है वो है क्विनिन अल्कोलाइड एजेंट में। ओके, it is the first drug having, it was the first drug having anti-malarial activity। सबसे पहले अगर इस वर्ड में सबसे पहला एंटी मलेरियल ड्रग कोई डिस्कवर हुआ है तो है क्विनिन अल्कोलाइड्स। ओके, इट वाज द फर्स्ट ड्रग। किसने डिस्कवर किया, कोई बता सकता है इसको? फर्स्ट ड्रग डिस्कवर्ड by सैमुअल हैनेमन। देखो अब स्पेलिंग मुझे नहीं पता इतनी उसकी, लेकिन मेरा जो नॉलेज है उसके अनुसार सैमुअल हैनेमन उसने फर्स्टली डिस्कवर किया था क्विनिन को। ओके, कोई बता सकता है हु इज सैमुअल हैनेमन? The homeopathic father of फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। homeopathy. होम्योपैथी मेडिसिन का फादर है। उसने सबसे पहले क्विनिन या एंटी मलेरियल ये जो ड्रग है इसकी डिस्कवरी की थी। वो भी क्या थी आपको पता है? दैट वाज सेरेंडिपिटी। कोई बता सकते हैं व्हाट इज सेरेंडिपिटी वर्ड, क्या मीनिंग होता है उसका? सुना है आपने किस कभी सेरेंडिपिटी वर्ड? अरे यस म्हणा, नाही तर नो म्हणा, मला पुढे जायला मग तुम्ही बोलतच नाही काही. No. असं म्हणा नो, मी सांगतो मग तुम्हाला. ऍक्सिडेंटल डिस्कवरी. ओके, तुमच्या डिक्शनरी मध्ये ऍड करून घ्या. ऐड कर लो आपके डिक्शनरी में। सेरेंडिपिटी इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ओके, तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी वो जो क्विनिन के ऊपर क्या कर रहा था, ऐसी रिसर्च कर रहा था, उसका एम नहीं था सैमुअल हैनेमन का कि इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी देखनी है, ऐसा कोई एम नहीं था। ओके, दूसरे डिसीज के लिए, दूसरे किसी डिसीज के लिए वो उसकी टेस्टिंग कर रहा था। और आपको पता है ये जो होम्योपैथी है उसका बेस क्या है कि वो लोहे को लोहा काटता है। मतलब क्या है, मान लो अगर किसी को मलेरिया नहीं है, अगर किसी को मलेरिया नहीं है और उसको आप एंटी मलेरियल ड्रग देते हो, उसको आप एंटी मलेरियल ड्रग देते हो तो उसको मलेरिया हो जाता है। लेकिन ये एंटी मलेरियल ड्रग क्या होना चाहिए? होम्योपैथिक होना चाहिए। होम्योपैथी के फॉर्मूला से बना हुआ होता है। तो जैसे अगर आप एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है? जो जहर को काटता है। अगर किसी के शरीर में जहर है, पॉइजन है, तो अगर आप एंटीडोट लेते हो
तो जो जहर है बॉडी का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई एंटीडोट नहीं है, सॉरी कोई जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, फिर भी आप एंटीडोट लेते हो, मतलब वो जो एंटीडोट ले रहे हैं आप वो भी खुद एक जहर है। ओके, तो आपको पॉइजनिंग हो जाएगी, वैसी ही पॉइजनिंग जिसका वो एंटीडोट था उसी तरह की पॉइजनिंग एंटीडोट से हो जाएगी। यही बेस होता है होम्योपैथी का। होम्योपैथी अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को देते हो तो जिस चीज की वो दवा है वही उसको बीमारी हो जाएगी। मेरा आप मतलब आपको समझ रहे हैं? ओके, अगर किसी को मलेरिया है तो होम्योपैथी एंटी मलेरियल से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल इंसान अगर वो एंटी मलेरियल दवाई लेता है तो उसको मलेरिया हो जाएगा विदाउट एनी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सब मलेरिया के सिम्टम उसमें दिखने लगेंगे। इसीलिए होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कब, अगर उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाए। इसीलिए होम्योपैथी के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो आपकी पूरी हिस्ट्री वो पूछता है। पूरी हिस्ट्री मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपसे पूछता है। क्यों वो पूछता है? क्योंकि आपका डायग्नोसिस अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस गलत हो गया तो फिर वो जो दवा है उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। तो क्यूनिन की खोज कर रहा था, क्यूनिन के ऊपर टेस्टिंग कर रहा था, तो उसने क्या देखा, जब वो क्यूनिन देता है किसी पेशेंट को, किसी नॉर्मल इंसान को उसने क्यूनिन देकर देखा, तो उसके ऊपर जिस नॉर्मल इंसान को उसने क्यूनिन की टेस्टिंग की, उस नॉर्मल इंसान में मलेरिया के सिम्टम उसको दिखने लगे। ओके, क्यूनिन सैमुअल हैनीमैन को। फिर उसको पता चला कि अगर नॉर्मल इंसान में मलेरिया के सिम्टम दिखते हैं तो मलेरिया का जो इंसान है उसके ऊपर ये असरदार होना चाहिए। तो उसने टेस्टिंग की और सबसे पहले ड्रग हमें मिला क्विनिन अल्कोलाइड, दैट इज एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, तो ये था जस्ट हिस्ट्री का पार्ट। इससे आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको कोई पूछने नहीं वाला है, शायद एमसीक्यू में आगे चलकर पूछा जाए तो हो सकता है। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट ड्रग हैविंग सिग्निफिकेंट एंटी मलेरियल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज सोर्स, कहाँ से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना बार्क, obtained from cinchona bark. Source, it is obtained from cinchona bark. Properties, yellow crystalline powder, underline करो, yellow is color, different color, yellow crystalline powder. Next,